सिस्टम से, सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम किसे कहा जाए? सिस्टम का मतलब दो बॉडीज जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो वो सिस्टम कहलाते हैं। जैसे हम अपने बात कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल ये तीन बॉडीज हैं, बॉडी ए, बॉडी बी और ये बॉडी सी। तो ये बॉडी ए बॉडी बी से इंटरेक्ट कर रही है तो मैं इसको एक सिस्टम कह सकता हूं और ये मेरा एक दूसरा सिस्टम हो जाएगा। जब भी दो बॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी वो एक सिस्टम फॉर्म करेगी। कहने का मतलब ये ए और बी को भी मैं एक सिस्टम मान के इस सी को अगला सिस्टम मान सकता हूं। ए और बी को एक कंबाइंड सिस्टम मान लिया और वो कंबाइंड सिस्टम इस मेरे सी बॉडी से इंटरेक्ट कर रहा है तो ए बी एक सिस्टम बन गया और वो सिस्टम दूसरे सी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब तुम अकेले बॉडी ए को, बी को, सी को सिस्टम मान सकते हो या ए बी को कंबाइन करके ए प्लस बी एक बॉडी हो गई, सी एक बॉडी हो गई, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम फॉर्म हो गए। अगला ए को एक सिस्टम माना और बी प्लस सी को कंबाइंड फॉर्म में एक सिस्टम माना। अब ये ए बॉडी बी प्लस सी के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो ये मेरा एक सिस्टम हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे इस पर बात करेंगे। चलिए अगला आते हैं अब बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम मेरे तीन टाइप्स के होते हैं। पहला सिस्टम है अपना, बोल सकते हैं इंटरनल फोर्स के बेसिस पे। कहने का मतलब मैं सिस्टम के बेसिस पे फोर्सेस को क्लासिफाई कर रहा हूं। इंटरनल फोर्स जैसे इस बॉडी के अंदर मैंने बोला एक सिंगल बॉडी को सिस्टम ले सकते हैं तो इस बॉडी के अंदर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो आपके कहलाएंगे इंटरनल फोर्सेस। इस बॉडी के अंदर बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स हुआ, इन मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो फोर्स हुआ, तो वो फोर्स हो जाएंगे तुम्हारे इंटरनल फोर्सेस। जो फोर्सेस विद इन द सिस्टम एक्ट करें उन फोर्सेस को इंटरनल फोर्स कहा जाता है। दूसरा जो फोर्स आएगा वो होगा एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है उन सभी फोर्सेस को जो आउटसाइड द सिस्टम एक्ट करें। जैसे अगर मैं कहूं ये बॉडी ए है तो इस बॉडी ए के बाहर से जो भी फोर्स लगेंगे वो फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्स कहलाएंगे। अब अभी तो मैंने एक सिंगल बॉडी को सिस्टम माना, पर अगर मैं कहूं लेट्स से बॉडी ए और बॉडी बी, अगर ये कंबाइंड वे में एक सिस्टम बन जाए तो यहाँ पे ए बॉडी पे जो बी बॉडी नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, क्योंकि ए बॉडी नीचे प्रेस कर रही है, लेट्स से सपोज नॉर्मल है से, तो बी बॉडी उतने नॉर्मल से इसको ऊपर प्रेस करेगी, ऊपर पुश करेगी। तो ये दोनों जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल अगर मैं ए प्लस बी को अगर सिस्टम मान के चल रहा हूं तो ये दोनों नॉर्मल मेरे इंटरनल फोर्स हो गए इस सिस्टम ए प्लस बी के। पर अगर मैं सिंगल बॉडी ए को मानता सिस्टम तो ये ए पे जो फोर्स लगता बी के कारण वो नॉर्मल फोर्स मेरा एक्सटर्नल फोर्स बन जाता। कहने का मतलब यही नॉर्मल कभी इंटरनल फोर्स कहलाता है अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूं, और अगर मैं सिंगल बॉडी ए को सिस्टम मान के चल रहा हूं तो बी बॉडी ए बॉडी पे जो फोर्स लगा रही है वो फोर्स मेरा एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। तीसरा फोर्स रियल फोर्स। सिस्टम के बेसिस पे फोर्सेस को क्लासिफाई कर रहे हैं तो रियल फोर्स जो भी फोर्सेस एक्चुअली लग रहे हैं बिटवीन द बॉडीज उन फोर्सेस को रियल फोर्सेस कह सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, टेंशन हो गया, ये सारे फोर्सेस रियल फोर्स हो गए। एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लगे, इंटरनल फोर्स जो विद इन द सिस्टम लगे, और रियल फोर्सेस जितने भी नेचर में फोर्सेस अगर करें वो फोर्सेस आपको बन जाएंगे रियल फोर्सेस। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे अपने डिस्कस करने जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम एक वे है
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का। फ्री बॉडी डायग्राम, इसे अपने कह सकते हैं एफबीडी। तो फ्री बॉडी डायग्राम नाम से लिखा है फ्री बॉडी डायग्राम। पहले तो उस बॉडी को क्या करना है, फ्री करना है, आइसोलेट करना है उस बॉडी को, और आइसोलेट करने के बाद, बॉडी को आइसोलेट करने के बाद, मतलब उसको सिस्टम से अलग करने के बाद, उस पे डायग्रामेटिक वे में जितने भी फोर्सेस उस पे एक्ट कर रहे हैं, उन सभी फोर्सेस को डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना ही मेरा क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लेट्स से ये बॉडी है, हैंग की गई है एक रस्सी से, लेट्स से रस्सी है और ये रस्सी से हैंग किया मैंने इस मास m को। तो जब मैंने इस मास m को हैंग किया, अगर मैं बोलूं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो फ्री बॉडी डायग्राम का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो फ्री बॉडी डायग्राम इज द डायग्रामेटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम दैट सिस्टम। यानी का मतलब इस एग्जांपल से समझते हैं, एफबीडी बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहा हूं। पहले तो जिस बॉडी का एफबीडी बनाना है, जैसे यहाँ पे बोला जाएगा आपको इस मास का एफबीडी बनाइए, तो जिस बॉडी का एफबीडी बनाना है उस मास को क्या करेंगे आप, आइसोलेट करेंगे। तो इस मास को हमने आइसोलेट किया, अलग सेपरेट आउट किया, और सेपरेट आउट करने के बाद इस पे सबसे पहले, जैसे आपने सेपरेट आउट कर लिया, उसके बाद सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बनाएंगे, फील्ड फोर्स बनाएंगे। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इस मास m पे सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड फोर्स जो लगता है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कभी भी एफबीडी बनाए तो सबसे पहले उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रॉ कर दें, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे अर्थ इसको नीचे की तरफ पुल करेगी। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया जाएगा, थर्ड स्टेप में इस पे जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, इसमें कोई नॉर्मल लग रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कहीं पे ग्राउंड को टच नहीं कर रहा या किसी और कॉन्टैक्ट सरफेस को टच नहीं कर रहा, तो कोई नॉर्मल की बात नहीं आती। दूसरा अगर मैं बात करूं, क्या इस पे फ्रिक्शन लग रहा है क्या, नहीं, कॉन्टैक्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट में नहीं है, रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा, तो फ्रिक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। पर अपने एक बात किए थे टेंशन की, तो इस पे देख सकते हैं कि इस बॉडी पे टेंशन कहां की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। टेंशन इसको इस हमने कल क्या बात की थी, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। तो mg इसको नीचे पुल करेगा, तो ये रस्सी इसको कहां पुल करेगी, ऊपर। कितने फोर्स से, टेंशन T से। अगर मैं बोल रहा हूं अब ये सिस्टम रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, मतलब ये सिस्टम क्या है, अपना इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो अपने बोल सकते हैं इस पे नेट फोर्स जीरो होने के लिए जितना फोर्स टेंशन ऊपर लग रहा है उतना ही एवरी फोर्स क्या लग रहा है तुम्हारा, नीचे। तो यहां से बोल दिया गया टेंशन बराबर mg। तो ये हुआ मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका। एक बार फिर से दिखा रहा हूं इस चीज को। जैसे हमें दिया जाए एक रस्सी, एक स्ट्रिंग को हैंग किया मास लटकाते हुए, तो मैं इस मास का एफबीडी बनाने जा रहा हूं, तो इसका एफबीडी बनाने बोला जाएगा। पहले तो उस मास को आइसोलेट किया जाएगा, उसको आइसोलेट करके अब कोई सराउंडिंग, इसको सोचो और कोई मासेस नहीं है सराउंडिंग। अब यहाँ पे देखें, अब इस मास पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। फिर से गौर कीजिएगा, इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ये फोर्स जो लगा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। हमारा लेना देना है यहाँ पे इस बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे अपने इस पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बेस्ट क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, फील्ड फोर्स कहने का मतलब। तो फील्ड फोर्स इस पे mg कहां लगेगा, नीचे, इस पे mg नीचे लगेगा। उसके बाद अगर बोला जा रहा है ये सिस्टम रेस्ट पे है, तो mg जितना नीचे लगेगा तो होगा क्या, ये रस्सी इसको कहां पुल करेगी, ऊपर की तरफ। ऊपर टेंशन T से, नीचे फोर्स mg से। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन किसके बराबर होने चला गया तुम्हारा, mg के बराबर। तो ये हो गया तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी रिप्रेजेंटेशन। चलिए अगला आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बाद
नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करनी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉज दिए तो मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहला लॉ बात करेंगे फर्स्ट लॉ। आज अपने बेसिकली इन 3 लॉ को देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इस चीज को समझेंगे कि फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किया इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ने इनर्शिया प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया को अपने बोल सकते हैं बॉडी की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी to remain at rest if it is at rest, to remain in motion if it is motion, and to remain in the state of direction which is in its state of direction। कहने का मतलब इनर्शिया में 3 टाइप के होंगे। एक होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी जो मैं बोल रहा था, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे अगर मैं बोलूं अगर ये पेन मेरा रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो ये पेन एज इट इज यहीं पड़ा हुआ है रेस्ट पे, इसे कहा जा रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा प्रॉपर्टी है इनर्शिया ऑफ मोशन। 3 टाइप के इनर्शिया में दूसरा इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो कहला रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन, वो अपने मोशन स्टेट में रह पा रही है, ठीक है। और तीसरा जो है इनर्शिया वो कहलाता है तुम्हारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में आ रही है उसके पास जो इनर्शिया होगा उस इनर्शिया को कहा जा रहा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे एक फुटबॉल को अगर किक किया जाए तो वो किक करने पे फुटबॉल क्या करेगा? एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करेगा। किस वजह से? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? तो इनर्शिया ध्यान रखा जाएगा, इनर्शिया डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन मास। बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा बॉडी का इनर्शिया होगा। इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन मास और कुछ नहीं। तो फर्स्ट लॉ ने इस इनर्शिया से रिलेटेड क्या चीज कहा देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या प्रॉपर्टी डिफाइन की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने कहा अगर एक बॉडी रेस्ट में है दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही कंटिन्यू रहेगी। कब तक? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। जैसे उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो वो बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर लेगी। अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी, और अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब बॉडी कंटिन्यूज टू बी in its state of rest or motion until an external force acts on it। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक उस पे कोई एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली बाहर से कोई फोर्स उस पे एक्ट ना करे तब तक वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। वैसे मैं बोल देता हूं स्टेटमेंट को, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन until unless an external force acts upon it। ये है फर्स्ट लॉ। अगला जो पॉइंट है इसके अगर मैं एग्जांपल्स बात करूं, इसके बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। जैसे अगर बात की जाए इनर्शिया, फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल, जैसे कारपेट को अगर लकड़ी से मारा जाए तो कारपेट को लकड़ी से मारने पे जो कारपेट है वो तो मोशन में आ जाता है,
पर उससे अटैच जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट पे रहना प्रेफर करते हैं। तो विंड आती है और उन डस्ट पार्टिकल को ब्लो करके हमें ले जाती है। अगला एग्जांपल बात करें, जैसे एक ग्लास पे एक कार्डबोर्ड रखा, उस कार्डबोर्ड पे 1 रुपए का सिक्का रखा, मैंने कार्डबोर्ड को मारा, तो कार्डबोर्ड को मारने पे ये कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, और जो कॉइन रखा हुआ था उसके ऊपर वो रेस्ट पोजीशन पे था, तो वो कॉइन सीधा ग्लास के अंदर गिर गया और कार्डबोर्ड डिस्प्लेस हो गया। और एग्जांपल बोल सकते हैं हमने, जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे अगर गाड़ी में हम बैठे हैं, बस में हम बैठे हैं, जैसे बस स्टार्ट होती है तो बस स्टार्ट होने पे हम जो हैं वो कहां की तरफ पुश होते हैं, पीछे की तरफ पुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लोअर पार्ट जो है वो तो मोशन में आ गया, वो तो कांटेक्ट में सीट के साथ, तो वो तो मोशन में आ गया, पर अपर पार्ट बॉडी जो है वो स्टिल रेस्ट पे रहना चाहती है। तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है तो बस पीछे आ रही है, ऊपर वाली बॉडी रेस्ट पे, तो अपने वो कहां पुश हो रहा है, पीछे की तरफ करता है। ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण मैं बोलूं, जैसे गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मारा, ड्राइवर ने ब्रेक मारने के कारण मेरी लोअर पार्ट बॉडी जो सीट पे बैठा हुआ था वो तो रेस्ट पे आ गई, पर अपर पार्ट ऑफ बॉडी स्टिल किसमें था, हमारा मोशन में था, और वो मोशन में होने के कारण हम कहां की तरफ फॉल करते हैं, आगे की तरफ फॉल करते हैं, बेंड करते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ऊपर वाली बॉडी मोशन में थी, मोशन में थी तो ऊपर वाली बॉडी आगे की तरफ गिरेगी, तो आगे की तरफ गिरेगी, उसके वजह से नीचे वाली बॉडी तो रेस्ट पे रही, तो अपने आगे की तरफ फॉल करते हुए। आगे बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात की जाए, जैसे फुटबॉल मेरी सामने से आ रही है, जैसे मैं उस पर कोई फोर्स लगा देता हूं तो वो अपना डायरेक्शन क्या कर देती है, चेंज कर देती है। कहने का मतलब जब तक वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा तब तक वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती है, पर जैसे मैंने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ये था हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन करके। तो हमने बात की फर्स्ट लॉ की। अगला टॉपिक डिस्कस करने से पहले, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करने जाएंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम देख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है सिंबल p से, स्मॉल p, और लीनियर मोमेंटम को कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फिर से मैं बोल रहा हूं, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास को वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने पे जो क्वांटिटी आएगी वो बनेगा लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मास एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया तुम्हारा, एक वेक्टर। ठीक है, तो यहां से समझ आ रहा है कि लीनियर मोमेंटम किसका प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का। देख पा रहे हैं। और इसके बाद बात करते हैं, हम ये बात कर रहे थे कि कोई भी क्वांटिटी देखेंगे दो चीज उस पर फोकस करेंगे, डायमेंशन और उसका यूनिट। डायमेंशन, मास का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन L/-1, तो डायमेंशन क्या आ गया लीनियर मोमेंटम का mL/-1। यूनिट की बात करें तो SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट होगा kg, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। CGS यूनिट की बात की जाए तो CGS यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो लीनियर मोमेंटम सिंपल सा चीज है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आपको लीनियर मोमेंटम देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बोला कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो मिल जाता है मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने पे। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। इस चीज को समझिए, मास कभी नेगेटिव नहीं होगा, मास हमेशा कैसी क्वांटिटी रहेगी, पॉजिटिव। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा अलोंग द वेलोसिटी,
अगर बॉडी की वेलोसिटी आगे है तो लीनियर मोमेंटम आगे की तरफ होगा, अगर बॉडी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो लीनियर मोमेंटम मेरा ऊपर की तरफ होगा। तो इसे नोट कीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। तो आज हमने क्या पढ़ा, इसका एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए। आज हमने देखा फर्स्ट लॉ के बारे में देखा, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड इनर्शिया उसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखा, उसके बाद हम गए लीनियर मोमेंटम की बात करने, फिर हमने एफबीडी बनाना सीखा, फ्री बॉडी डायग्राम। और ये फ्री बॉडी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें फ्री बॉडी डायग्राम सबसे वाइटल रोल प्ले करेगा।